विश्व कीर्तिमान प्राप्त द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल। आपका अपना पटेल, यत्र तत्र सर्वत्र। द मैजिक मैन एन चंद्रा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल द मैजिक मैन एन चंद्रा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चर्चित चेहरे विनीता कामबीरी के साथ में। दोस्तों, द मैजिक मैन एन चंद्रा पटेल पर मेरे साप्ताहिक कार्यक्रम चर्चित चेहरे में हर मंगलवार को हम मिलते हैं एक मशहूर शख्सियत से, जिन्होंने अपनी लगन, अपने हौसले और अपने बुलंद इरादों के बल पर अपना नाम कमाया है। और न केवल अपना नाम कमाया है, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन का काम करते हैं, प्रेरणा का काम करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ी हैं इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवयित्री, पत्रकार, संपादक, अनुवादक तथा ज्योतिष विद्या में पारंगत अनीता कपूर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीता जी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस मैजिक मैन के इस पटल पर, और हमें ये अवसर दिया गया और आप लोगों से बातचीत करने का जो हमें सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, उसके लिए दोबारा से हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और खास तौर से विनीता जी, आपके लिए भी कहना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन से ही हमारे मन में आ रहा था ये विचार कि आप और हम फेसबुक पे तो जुड़े हुए हैं ही, बट बहुत दिन से मन में था कि आपसे बात करूं, आपके फ़ोन नंबर कहीं से ढूंढूं और आप तक पहुंचूं। और ये बात पता नहीं कैसे मैजिक मैन तक चली गई और ये आपकी तरफ से ऑफर आ गई इस कार्यक्रम में आने के लिए। और अब हमारा ये सपना भी इस पटल के जरिए ही पूरा हुआ कि आज आप ही से बातचीत हो रही है हमारी। दोबारा से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और अनीता जी, आपकी इस बात से जो बात मुझे लगी है, और मुझे लगता है कार्यक्रम की शुरुआत इससे खूबसूरत हो ही नहीं सकती कि आप स्वयं ज्योतिष विद्या में पारंगत हैं। और आपसे बेहतर इस बात को और कौन जानता है कि एक बात कही जाती है, प्रारब्ध या भाग्य। तो हम लोगों को मिलना था इस पटल पर, इसी बहाने हम लोगों की मुलाकात हुई, आपसे मिलने का, मुलाकात का जरिया बना। और ना केवल आपसे मुलाकात का जरिया बना, बल्कि उससे भी बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में आज आपके अनुभव जानने का अवसर मुझे मिला है। और ना केवल मैं अपने पास उन अनुभवों को रखूंगी, बल्कि हमारे जितने भी दर्शक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब इन अनुभवों का लाभ उठा पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है पुनः आपका अनीता जी इस कार्यक्रम में। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज इस कार्यक्रम से हम सभी बहुत समृद्ध होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जानकारी का क्षेत्र विशाल है, आपके अनुभवों का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है, और सबसे बढ़कर आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत विशाल है। तो इसी व्यक्तित्व को नमन करते हुए मैं इससे पहले कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मैं आपका संक्षिप्त परिचय अपने सभी दर्शकों के समक्ष एक बार पढ़ देना चाहती हूं, आपकी अनुमति से। अनीता जी ने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया है तथा अंग्रेजी में पीएचडी की है। आपने सितार एवं पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। अभूतपूर्व कॉम्बिनेशन। आप कवयित्री हैं, लेखिका हैं, पत्रकार हैं, यादें समाचार पत्र की संपादक हैं। अमेरिका के हिंदी समाचार पत्रों के संपादकीय विभाग में आपने सेवाएं दी हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार और समाज सेवा में आप कार्यरत हैं। आप बे एरिया इमिग्रेशन एवं लीगल सर्विसेज अमेरिका के लिए अनुवादिका का काम करती हैं। साथ ही अमेरिका में वैदिक ज्योतिष, हस्तरेखा, टैरो, वास्तु ज्योतिष विद्या में कार्यरत हैं। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें प्रमुख हैं बिखरे मोती, कादम्बरी, अछूते स्वर, ओस में भीगते सपने, सांसों के हस्ताक्षर, ये सभी आपके काव्य संग्रह हैं। दर्पण के सवाल, आधी आबादी का आकाश, बोंजाए, सैलानी चांद, ये आपके हाइकू संग्रह हैं। हाइकू, आकाश के छोटे छोटे चांद, हाइकू का मराठी अनुभव, धूप की मछलियां, ये आपकी लघुकथा संग्रह हैं।
अनेकों भारतीय एवं अमेरिका की पत्र पत्रिकाओं में कविता, कहानी, कॉलम, साक्षात्कार एवं लेख आपके लगातार प्रकाशित होते रहते हैं और 3 काव्य संग्रह, साक्षात्कार एवं प्रवासी भारतीयों के दुख दर्द और एहसासों पर एक पुस्तक अभी आपकी प्रकाशनाधीन है। अनेकों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और अवार्ड से आप सम्मानित हैं। आप ग्लोबल हिंदी ज्योति कैलिफोर्निया अमेरिका में संस्थापक हैं और अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति दिल्ली द्वारा आपको साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में साहित्य महोत्सव पर आपको भाषा विभाग के द्वारा सम्मान दिया गया है। हिंदी अकादमी मुंबई द्वारा हिंदी अकादमी गौरव सम्मान आपको प्राप्त है। खत्री समाज गाजियाबाद द्वारा आपको सम्मान मिला है। बे एरिया सैन फ्रांसिस्को अमेरिका स्थित कलामी प्रोडक्शन द्वारा आपको कम्युनिटी सर्विस के लिए सम्मान दिया गया है। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है। आगमन मंच द्वारा लगातार 2 बार विशेष रचनाकार सम्मान तथा तेजस्विनी विमेन ऑफ इंडिया अवार्ड से आप सम्मानित हैं। गुरुकुल फाउंडेशन मुंबई द्वारा ज्योतिष सेवाओं के लिए आपको सम्मान दिया गया है। दिव्य एस्ट्रो पॉइंट दिल्ली द्वारा आपको विशिष्ट सम्मान दिया गया है। अनुराधा प्रकाशन दिल्ली द्वारा योग दिवस पर आपको विशिष्ट साहित्य सेवी सम्मान से नवाजा गया है। दरअसल इतनी सारी बातें आपके विषय में करना मुझे लग रहा है कि मेरा खुद का सौभाग्य है, क्योंकि इतना विस्तृत परिचय आपका, इतना गौरवशाली परिचय, जो भी जिसके भी कानों में पड़ेगा, जो भी सुनेगा, वो कहने की बात है कि आपके ज्ञान से समृद्ध होगा ही। तो पुनः हम अपना सौभाग्य मानते हैं अनीता कपूर जी कि आज आप इस कार्यक्रम में चर्चित चेहरे में हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही अब हम शुरू करेंगे अपनी बातचीत का सिलसिला। आपका जन्म कहाँ हुआ था अनीता जी? हमारा जन्म भारत में ही हुआ था, रेवाड़ी हरियाणा में। जी। तो वहां से रेवाड़ी हरियाणा से आप अमेरिका पहुंच गए, कैसे? इस यात्रा के विषय में कुछ बताइए। ये तो बहुत लंबी यात्रा थी, काफी उसमें आपको डिटेल में जाकर बताना पड़ेगा, क्योंकि जन्म रेवाड़ी में हुआ था, परवरिश कहीं और हुई, और उसके बाद में जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती रही, कुछ फादर की जो जॉब थी वो काफ़ी लाइक यहाँ वहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती रहती थी, उस वजह से बहुत सी जगहों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर बाद में थोड़ा बचपन लखनऊ में बीता, क्योंकि ननिहाल लखनऊ से है, मम्मी लखनऊ से थी, तो उसके बाद में महाराष्ट्र में ज़्यादा टाइम बीता है। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में भी हम आए, मगर महाराष्ट्र हमारा मेन रहा, बॉम्बे। और उसके बाद में फिर जब हम दिल्ली आए, तो दिल्ली में कुछ जब अरसा यहाँ रहे, तो यहाँ से हमारी जो यात्रा है वो हमारी विदेश तक पहुँची है। दिल्ली से फिर हम विदेश पहुँचे हैं। तो ये भाग्य ही है जो हमें यहाँ से वहाँ घुमाता है, और जहाँ जिस धरती पर आपका दाना पानी लिखा होता है, सभी जानते हैं, वहाँ आपको जाना ही होता है, और कोई भी आपके रास्ते बनते हों, बनाने वाला भी ऊपर वाला, भेजने वाला भी ऊपर वाला। तो इवेंचुअली हम फिर माइग्रेट हो गए अमेरिका के लिए। तो अभी 25 सालों से वहीं हूँ, और आजकल यहाँ दिल्ली में आई हुई हूँ, भारत में हूँ, और आपसे रूबरू बातचीत हो रही है। तो यही हमारी यात्रा रही है। अनीता जी, जब हम शिक्षा की बात करें आपकी, तो आपने एक और हिंदी में एमए किया, दूसरी ओर आपने अंग्रेजी में भी एमए किया। तो ये जो बड़ा अनोखा संगम रहा आपका, ये बहुत दिलचस्प है। दूसरी बात यह है कि आपने पीएचडी जो किया, यानी डॉक्टरेट जो हासिल की, वो अपने अंग्रेजी विषय में की, लेकिन हिंदी के प्रति आपका रुझान कम नहीं हुआ है। और इससे भी आगे बढ़कर आपने एक और पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया, दूसरी ओर सितार वादन। तो ये जो इतना वास्ट आपका एक्सपीरियंस रहा है ज्ञान प्राप्त करने का, ये कैसे? मतलब आपको सब चीजें हासिल करनी थी, सारा ज्ञान प्राप्त करना था। जी, बस ऐसे ही समझिएगा, हमें लिखने पढ़ने का बहुत शौक हमेशा से रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्या प्राप्त करने की इच्छा ही हमको ज्योतिष में भी बाद में ले आई थी, अध्यात्म में भी ले आई थी। बट जब एजुकेशन की बात करें तो हमने एमए जैसे किया इंग्लिश में, हिंदी में, और पीएचडी हमने इंग्लिश में किया, और इंग्लिश में भी काफ़ी लिखा है, अभी भी लिखती हूँ। मगर पता नहीं क्यों अचानक से ही हिंदी में जब एमए किया, साहित्य पढ़ा, तो हिंदी से इतना प्रेम हो गया
कि इंग्लिश को दरकिनार करके फिर हिंदी में ही ज़्यादा लिखना शुरू कर दिया। अगर आप आज कंपेयर करें तो कंपेयर टू इंग्लिश लिटरेचर जो हमने लिखा है, हमारी राइटिंग्स, उससे ज़्यादा हिंदी में आपको हमारा साहित्य मिलेगा। पर ऐसा नहीं है कि हिंदी में, देखिए दोनों भाषाएं हैं, तो दोनों भाषाओं के माध्यम से आपको अगर अभिव्यक्ति करनी आती है और आपको लिखना आता है तो आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। तो हमने भाषा को पढ़ा है और उसके बाद में जैसे बहुत पढ़ने लिखने का शौक था, तो साहित्य का भी शौक था, म्यूजिक का भी शौक था, तो सितार सीखा हमने और पूरा सितार में हमने एमए किया। उसके बाद में जर्नलिज्म में भी हमने पढ़ाई की, जर्मन लैंग्वेज भी की हमने। तो ये सब चीज़ें करते करते क्या होता है कि आप जब पढ़ने का शौक रखते हैं तो आप लाइफ में पढ़ते चले जाते हैं टू ऐड ऑन योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, मगर उस बीच में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, कुछ चीज़ें साथ चलती रहती हैं। तो बस यही शौक की वजह से ही लिखना पढ़ना हमारा चलता रहा और आज भी है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आज भी है वो। बहुत सुंदर बात कही है आपने कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप आज भी लर्नर हैं, आप आज भी लगातार सीख रही हैं। अनीता जी, उससे भी ज्यादा रोचक बात मुझे ये लगी कि आपकी जो इच्छा थी, जो कुछ आपके हृदय में चाहना थी, आपने वो सब कुछ किया। भले ही वो पत्रकारिता हो, भले ही वो अलग अलग भाषाएं हो, जैसे भी आपने जर्मन भाषा का भी जिक्र किया, या चाहे वो संगीत के प्रति आपका रुझान था। तो ये तो एक बहुत ही प्रेरणास्पद बात है कि आमतौर पे हम लोग एक निश्चित ढर्रे में चलते हुए एक मंजिल प्राप्त करते हैं और लगता है कि बस यही रुकना है, इसके आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि अब इसके बाद हमें इसी विषय में कुछ बेहतर करके दिखाना है, इस विषय को आगे लेकर जाना है, इस विषय के आधार पर नौकरी करनी है। लेकिन आपके मन में ऐसा कोई विचार नहीं आया और आपने अपनी सीखने की, जो आपके ज्ञान को जानने की जो लालसा रही, वो आपने अधिक संवर्धित की और लगातार आप ज्ञान हासिल करती रही। तो ये तो बहुत ही प्यारी बात आपने की कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो ये जो म्यूजिक का शौक आपके मन में था, जिसकी वजह से आपने सितार सीखा, क्या वो बचपन से ही था? जी, बचपन से ही था, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत सुरीला गाती थी। उनको अवसर नहीं मिला, क्योंकि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा लड़कियों को बहुत नहीं सपोर्ट मिलती थी। अगर उनको मिली होती तो आज वो बहुत अच्छा गा रही होती। खैर अब तो वो नहीं है। तो घर में उनको संगीत को जब वो गाती थी बहुत अच्छा, तो नेचुरली वो सुनती भी बहुत थी रेडियो वगैरह, तो वहीं से ही संगीत का शौक घर में आया। और हमारे मामा जो थे वो सितार बजाते थे, तो हमारे मामा जी ने हमें पहली सितार गिफ्ट की थी जब अभी हम स्कूल में पढ़ रहे थे। तो बस वहीं से ही लगी हमें म्यूजिक की हुई है। अदरवाइज पता नहीं कर पाती ना कर पाती। जब उन्होंने सितार हमें गिफ्ट किया और फिर हमें सितार को देखकर हमारे अपने आप ही हाथ चल पड़े और फिर बस आगे सीखने लगे। बिल्कुल, तो क्या बात है। तो संगीत का रुझान आप में बचपन से ही था, जो आपके मामा जी ने छोटी ही उम्र से देख लिया था। आपने कभी संगीत में अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, संगीत में करियर बनाने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि जैसे ये भी प्रारब्ध होता है, विधाता आपको 4 राहें दिखाएगा, मगर आप 1 या 2 राहों पे ही आगे बढ़ पाएंगे। बाकी राहों से आपकी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी, मगर आप अपने जीवन यापन के लिए उन राहों को नहीं चुन पाते हैं। ये भी ऊपर से ही तय होता है। तो बस ये शौकिया ही हमने बजाया और पहले परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी देती थी जब यहाँ इंडिया में थी। तो काफ़ी मंडी हाउस में काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह दिए हमने, स्टेज पे रिसाइकल किया है। मगर उसके बाद में धीरे धीरे फिर वो कम हो गया, फिर पत्रकारिता में चली गई। तो वो राहें जब बदली और बदलते बदलते किया सब कुछ, बट फाइनली जो भगवान ने हमारे लिए रास्ते चुने थे बस उसी पे ही चल पड़ी। मतलब आप पर लगातार बचपन से ही टैलेंट की बरसात ही रही है, तो तरह तरह की बातें सीखने का आपको शुरू से ही बहुत शौक था और उसे आपने फलीभूत भी किया। तो अनीता जी, इन सब के साथ साथ एक और बात जो आपके व्यक्तित्व की बड़ी विलक्षण गुण के रूप में उभर कर आई, आप अनुवादक भी हैं। आपने अनुवाद भी किया है, तो मूल रूप से लेखिका होने के साथ साथ आप अनुवादक भी हैं। तो ये शौक आपके मन में कैसे आया, या ये आपको कैसे लगा कि आप अनुवाद कर सकते हैं? उसकी क्या आवश्यकता महसूस हुई आपको? जी बिल्कुल, इसका जवाब इस तरह से दूंगी कि अभी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में अभी हमें एक कार्यक्रम में सहभागिता का मौका मिला और वहाँ पे विदेशी बच्चे बहुत आए हुए थे जो हिंदी पढ़ रहे थे। तो उस दरमियान एक बच्चे ने पूछा कि हिंदी तो पढ़ रहे हैं, बट हिंदी का बाहर विदेश में हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं, हिंदी का इस्तेमाल कैसे होगा, क्या ये जीवन यापन का माध्यम बन सकती है हिंदी भाषा।
तो जो वो बच्चा था वो ऑस्ट्रेलिया से आया था और वो इंडियन मूल का बच्चा, भारतीय मूल का बच्चा था और वहाँ वो हिंदी पढ़ रहा था क्योंकि वहीं की उसकी पैदाइश थी। तो जवाब हमने ये दिया था कि देखिए कोई भी भाषा का कहीं भी इस्तेमाल आपको कभी भी जीवन यापन के लिए मौके मिल सकते हैं और अब तो मौके बहुत मिल रहे हैं। और हमारे वक़्त वो मौके थोड़े कम हुआ करते थे, जब हम विदेश गए थे तो इतनी हिंदी का वहाँ पर नहीं था प्रचलन। तो आपने जो ये सवाल पूछा है तो इसलिए ये हमने आपको बताई है बात, क्योंकि उसको भी हमने यही कहा था उस बच्चे को कि अभी तो हिंदी के बहुत मौके मिल रहे हैं जीवन यापन के लिए, जैसे आप कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, स्कूल में पढ़ा सकते हैं, बाहर हिंदी पढ़ाई जाती है और इसके अलावा आप अनुवादक बन सकते हैं। तो उसका सवाल था कि अनुवादक कैसे, तो वही आपको बताना चाहूँगी कि जब हमने हिंदी में साहित्य में एमए किया और हमने इंग्लिश में भी एमए किया, तो दोनों भाषाओं पे अच्छी पकड़ होने की वजह से जब हम अमेरिका पहुँचे तो वहाँ पर बे एरिया जो ये है संस्था वहाँ की लीगल जो संस्था है अनुवादक की, इमिग्रेशन की संस्था है, तो ये सरकारी संस्था है और हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया एज ए इंटरप्रेटर एंड ट्रांसलेटर। तो भाग्य की बात कहूँगी कि हमको वहाँ पर जो है वो नियुक्ति पत्र आ गया और हमने वो जॉब शुरू कर दी। तो ये वहाँ से शुरू हुई है। ये जो अनुवादक का काम हमने किया है, ये साहित्य का अनुवादक नहीं है, जैसे आम किताबों के अनुवादक होते हैं। ये वो अनुवादक का काम हमने विदेश में जाके शुरू किया, जो हमें एक नौकरी के तौर पे हमें एक अवसर मिला। तो वो इस तरह से होता था कि जैसे आपका मान लीजिए किसी का भी इमिग्रेशन ऑफिस में इंटरव्यू है, आपको ग्रीन कार्ड के लिए कुछ बुलाया गया है आपको, और या आपको कहीं भी मेडिकल में या ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आपको अनुवादक की ज़रूरत है, तो वहाँ से कॉल आती है और आप फिर वहाँ जाकर उनको इंटरप्रेट एंड ट्रांसलेट करके उनका काम करवाती हैं। तो ये सरकारी नौकरी हमने इस तरह से ली और दोनों भाषाओं ने हमें वहाँ पर इस अवसर को देने का पूरा हमें निभाया हमारा साथ। तो पहले तो ये फुल टाइम करती थी ये वाला जो अनुवादक का काम था, फिर धीरे-धीरे थोड़ा हमने कम कर दिया। तो आजकल ऑन कॉल हूँ, मगर अभी भी काफ़ी जाना पड़ता है, बट पहले ये 9 to 5 हमारी जॉब हुआ करती। जी, तो ये तो आपने अनुवादक को एज़ करियर आपने कैसे लिया और एज़ करियर कैसे अपनाया जा सकता है, इसकी बात की। अगर हम साहित्यिक गुणों की बात करें, तो अनीता जी आपका हाथ जो है वो तो दोनों ही भाषाओं में बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ता है। यानी एक हाथ में आपने हिंदी का गौरव संभाला हुआ है, तो दूसरी ओर आपने अंग्रेजी को भी अपने साथ रखा हुआ है और बहुत बेहतरीन ढंग से आप अपनी अभिव्यक्ति दोनों ही भाषाओं में करती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक अनुवादक के रूप में आपको क्या लगता है कि जब एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी भी साहित्य का जब अनुवाद किया जाता है, तो क्या उसमें कहीं मूल तत्व या मर्म छिप तो नहीं जाता? क्या भूमिका रहती है अनुवादक की साहित्य का अनुवाद करते समय? आपने बहुत ही अच्छा ये प्रश्न पूछा है। वाक़ई अनुवादक का काम और उसकी ज़िम्मेदारी दुगनी हो जाती है लिखने वाले से भी, क्योंकि उनको वो गुणवत्ता तो बनाए रखनी है अनुवादक को, पर साथ ही में किस भाव से, किस संवेदना से, किस तरह की अभिव्यक्ति, क्या वो लेखक कहना चाहता है, वो पकड़ के अगर आप सही शब्दों का चुनाव करके तब आप अनुवाद करें, तो पढ़ने वाले को लगेगा ये तो हूबहू वही बात दूसरी भाषा में भी कह दी गई है जो असल में लिखा गया था। वो होना अनुवादक के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना अनुवाद का काम उतना नहीं जम पाएगा, वो पढ़ने में वो बात नहीं आएगी, वो भाव पकड़ में नहीं आएंगे कि लेखक कहना क्या चाहता है। तो अनुवादक और लेखक का आपसी जो तालमेल, संवेदनाओं का, भाव समझने का और शब्दों का अगर मेल खाता है, तो वो रचना अपने आप में बहुत अच्छी हो जाती है अनुवादक की भी। जी, अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न इसी बात से जुड़ा हुआ और फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये कई बार देखने में आया कि जब अनुवाद किया जाता है तो मूल रचना जो है वो कई दफा, हमेशा नहीं, कई दफा थोड़ा पीछे छूट जाती है और अनुवाद कहीं अधिक सराहा जाता है। तो ये अधिक सराहना या अधिक पॉपुलर होना क्या मूल लेखक के साथ थोड़ा सा अन्याय नहीं है? इस प्रश्न का जवाब देकर ना तो अनुवादक को नाराज करना चाहूंगी, ना ही लेखक को। मैंने ऐसा पूछा है ये भूल बोलेंगे और वैसा सवाल। खैर, बहरहाल जवाब तो यही होगा कि
अनुवादक ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उस रचना के साथ न्याय करने की, और जी। हो सकता है उसकी अभिव्यक्ति, उसकी समझ, उसकी गुणवत्ता कहीं थोड़ी ज़्यादा हो रही हो, इसलिए पढ़ने वाले को ये लग रहा हो, या कई बार ये बायस भी हो जाता है। अगर आपने, जो हमने महसूस किया है अपनी ज़िंदगी में, कि आप मान लीजिए हिंदी से मराठी में कहीं अनुवाद कर रहे हैं और मराठी लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो उनको हिंदी का भाव इतने समझ नहीं आएँगे, उनको मराठी के ही ज़्यादा समझ आएँगे, तो वो मराठी वाले को ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, ना कि हिंदी वाले को। क्योंकि उनकी समझ में उनकी अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज है, अपनी भाषा, वो मराठी है। तो वो मराठी में लिखे गए भावों को अच्छे से पकड़ पाएँगे, ना कि वो हिंदी के भावों को पकड़ पाएँगे, चाहे वो बराबर ही लिखा गया हो। तो ये पाठक के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, कि पाठक कहाँ से आ रहा है आपका। आपकी आवाज़ बंद हो गई है। सॉरी मेरी गलती है। तो जी। आपने बिल्कुल सही मीमांसा की है इसकी, और मुझे साथियों ये बात बिल्कुल सटीक लगी है अनीता जी की, कि जब अनुवाद के द्वारा विस्तार हो जाता है रचना का और उसकी पहुंच कहीं अधिक बढ़ जाती है, तो मूलतः कहीं ना कहीं प्रभाव तो इसका लेखक पर पड़ता ही है। अनीता जी, बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे पूछने के लिए भी, और हमारे अनेक दर्शक हैं जो आप सबसे आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं और आपका स्वागत भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है आगे बढ़ने से पहले एक बार इन संदेशों पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नीता नरेश जी, आपका बहुत हार्दिक स्वागत कर रही हैं और प्रणाम कर रही हैं। प्रदीप मिश्रा जी हमारे एक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके यहाँ कुछ उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज आप सभी सम्मानित मित्रों से मैं जुड़ नहीं पा रहा हूँ। प्रदीप जी, हम सबकी संवेदनाएं आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हैं। आपने समय निकालकर हमें ये संदेश भेजा है, हम आभारी हैं, और हम सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके पिताजी की मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। आभार आपका। रागिनी गर्ग जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विभा मिश्रा तिवारी जी इस कार्यक्रम में जुड़ी हैं और उन्होंने कहा है कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे अनीता जी के दर्शन हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत धन्यवाद आपका विभा जी। रागिनी गर्ग जी आपके लिए कह रही हैं, विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी। क्या बात है। नीता नरेश जी ने कहा है आपके लिए कि आपने बिल्कुल सही कहा अनीता जी, जहां दाना पानी लिखा होता है वहीं जाना होता है। और सुंदर बात कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये बात आपने कही थी, जिसका प्रभाव हमारे दर्शकों पर पड़ा है। रागिनी गर्ग जी ने कहा है कि जी हाँ, हम पूरी जिंदगी सीखते रहते हैं। नीता नरेश जी ने इसी बात को आगे बढ़ाया है कि हम सभी एक दूसरे से भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। आदरणीय हरीश नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत अच्छा संवाद चल रहा है। आपका आभार है हरीश नवल जी, आपका होना इस कार्यक्रम को बहुत अलौकिक बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी बातचीत कह रही हैं नीता जी। रागिनी गर्ग जी, रागिनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संदेश मैं पढ़ नहीं पाऊंगी क्योंकि अपने पर आधारित संवाद मैं बिल्कुल नहीं लेती इस कार्यक्रम में, लेकिन फिर भी आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ। रमा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं और आप सभी को नमस्कार कह रही हैं। अनीता जी, आपने बहुत अच्छा कहा है। हिंदी और मराठी भाषिक के लिए, ये नीता जी ने कहा है, वो स्वयं मराठी हैं, इसलिए ये बात आपकी उनको बहुत अच्छी लगी है। तो ये सभी हमारे दर्शकों के संदेश जो इस बात का प्रमाण है कि वे बहुत ध्यान से आपको सुन रहे हैं और आपका आज इस कार्यक्रम में होना उन सभी के लिए एक हर्ष का विषय है। तो अनीता जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपके अनेक रूप हैं, आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। हमारी रागिनी जी ने अभी ये बात कही भी थी कि विलक्षण प्रतिभा की स्वामिनी हैं आप। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अनेक विधाएं सीखने के बाद आप ज्योतिष की ओर बढ़ी, ये कैसे? ये ज्योतिष आपकी जिंदगी में कैसे आया? जी बिल्कुल। जब यहाँ भारत में ही थी तभी रुझान तो बचपन से ही था, क्योंकि घर में पूजा पाठ भी बहुत होता था। तो पूजा पाठ के साथ साथ मम्मी को, जैसे हमारी मदर को, माँ को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। वो गाती भी थी और पढ़ती लिखती भी बहुत थी। तो हमें आज भी याद है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से कुछ बुक्स अभी भी वो याद है, इशू करा के लाया करती थी चांदनी चौक से।
और अध्यात्म के ऊपर भी। तो वो जब बुक्स आस-पास बिखरी होती थी तो बस जब भी मन किया उठाया, देखा इसमें क्या लिखा है। तो वो जो उत्सुकता थी धीरे-धीरे उनके और साहित्य में रुचि होने की वजह से, भाषा में रुचि होने की वजह से धीरे-धीरे जब पढ़ने का हमको अवसर मिलता गया, अपने आप ही ये विकसित हो गया। यहाँ फिर ये बात जोड़ूँगी कि ये भी विधाता की तरफ से प्रारब्ध है कि आगे चल के हमको ये लाइन में आना था। तो रुझान बचपन से ही हमारा अध्यात्म की तरफ था। तो ये देखिए बीज बोते हैं तो आगे जाके वृक्ष बनता है। तो वो बीज बोने का वक़्त था, बीज बोया हमारे अंदर विधाता ने और पढ़ते-पढ़ते जब आगे बड़ी हुई और अपनी बाकी ज़िम्मेदारियों को निभाते-निभाते इस अध्यात्म की तरफ से कभी भी मुँह नहीं मोड़ पाई हूँ। पढ़ना-लिखना जैसे शौक था हमें, तो यहाँ भारत में रहते-रहते बहुत से गुरुओं से हमने इस ज्योतिष के ऊपर भी हमने शिक्षा प्राप्त की। भारतीय विद्या भवन से भी हमने पढ़ाई की दिल्ली में, बॉम्बे से भी पढ़ाई की और बहुत से गुरुओं से हमने पढ़ा। मगर उनको अभी हमने व्यवसाय के रूप में या समाज सेवा के रूप में अभी लाने का शायद वक़्त नहीं आया था। वो प्रवास में ही जाकर विदेशी धरती पे ही शायद वो ईश्वर हमसे करवाना चाहता था। तो बस ये विद्या अपने साथ लेकर ही और फिर धीरे-धीरे हमने अपने रिश्तेदारों में, अपने सगी संबंधियों में, फ्रेंड सर्कल में ऐसे ही प्रैक्टिस थोड़ी-थोड़ी करती थी, उनका हाथ देखती थी या उनका पत्री देख लिया करती थी। तो व्यवसाय के तौर पे कभी नहीं इसको रखा, बस सेवा ही करती थी। और जब बाहर जाने का अवसर बना, विदेशी धरती पे पहुँची, तो वहाँ पे जब हमने समाज में लोगों के दुःख-दर्द देखे, वहाँ भी बहुत सी समस्याएँ हैं। अभी तो बहुत लोग जाते हैं तो वो भी इस बात को समझते होंगे, पहले तो कम लोग जाया करते थे कि वहाँ कितनी समस्याएँ हैं। और पहले तो इतने साधन भी नहीं होते थे, उनको समस्याओं को सुलझाने के लिए लोग भी नहीं होते थे, कम्युनिटीज़ भी नहीं इतना साथ देती थी। तो जब हमने देखा और कम्युनिटी सर्विस शुरू की हमने महिलाओं के लिए, खासतौर से वृद्धाश्रम में जाकर जब हमने देखा, देखते-देखते ही ये जो विद्या थी वो हमने धीरे-धीरे फिर वहाँ पर उसको हमने सेवा में लाना शुरू किया। जैसे ओल्ड एज होम में या जहाँ वृद्धाश्रम है, वहाँ जाके उनके लिए मेडिटेशन की क्लासेस लेना, ऑरा स्कैनिंग के ज़रिए ऑरा करवाना, उनको अध्यात्म के थोड़े से मोटिवेशनल स्पीच देना, उनके साथ वक़्त बिताना, उनकी समस्याओं को सुनना। तो इस तरह से करते-करते वो समाज सेवा जो थी वो हमारी बढ़ती चली गई अपने और कामों के साथ और फिर धीरे-धीरे भगवान यही चाहता था कि वहाँ पर हमने फिर इसको प्रोफ़ेशनल रूप में एज़ ए प्रैक्टिस शुरू कर दिया और बस तभी से वहाँ पर यही सब कर रही हूँ। ये एक भी कवयित्री जी, और एक अनुवादक और एक ज्योतिषाचार्य, अजीब समन्वय है ये आपके व्यक्तित्व में। यानी जी, कोई भी ऐसा विषय आपके ज्ञान से, आपके स्पर्श से अछूता नहीं है। ये आपके जी। व्यक्तित्व की विलक्षणता है। अनीता जी, ज्योतिष को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोग ज्योतिष को केवल भविष्य पढ़ना या भविष्य वांचना कहते हैं। कुछ लोग ज्योतिष को एक खेल की तरह मानते हैं कि जिसमें केवल आने वाले समय के बारे में यही कहा जाता है कि अंदाजे लगाए जाते हैं। कुछ लोग ज्योतिष को हस्तरेखाओं से जोड़ते हैं, मगर कुछ लोग एक और ज्योतिष को विज्ञान मानते हैं, नक्षत्रों की दिशा को विज्ञान मानते हैं, उन्हें पढ़ने को अपने देश की समृद्ध परंपरा के साथ जोड़ते हैं। आपकी नजर में ज्योतिष क्या है और ज्योतिष के किस किस रूप में आपकी सिद्धहस्तता है? देखिए, जहाँ तक लोग क्या मानते हैं, ये तो हर एक क्षेत्र में हर एक तरह के लोग होते हैं, विपक्ष हर जगह होता है। मगर ज्योतिष एक विज्ञान है, ये तो अब आजकल मानने लगे हैं, इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में भी आजकल ज्योतिष पढ़ाया जाता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में और डिग्रियाँ भी दी जाती हैं। तो ये प्रॉपर एक विज्ञान है, नक्षत्रों की गणना है, साइंस है। अब आप ये देखिए कि जब कोई आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, आप देखेंगे वहाँ मंदिर होता है। भगवान की जी, मूर्ति का हॉस्पिटल में क्या काम? मगर वहाँ वो मंदिर होता है क्योंकि वो डॉक्टर भी या मरीज़ भी वहाँ से नमन करते हुए गुज़रता है। डॉक्टर कहता है कि मुझे शक्ति दो, मैं इस मरीज़ को बचा पाऊँ, ऑपरेशन के बाद मैं बचा पाऊँ। मरीज़ कहता है मैं ठीक होकर यहाँ से जाऊँ। तो भगवान की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती है। तो साइंस जो है वो भगवान के ईश्वर की क्षमता के आगे वो भी नतमस्तक है। तो वो विज्ञान भी साइंस है, ज्योतिष भी साइंस है, जिसके आधार सूत्र हैं, गणना है, नक्षत्रों से, राशि से और ग्रहों से होती है।
तो ये इस तरह से ज्योतिष को जो ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक बहलाने वाला काम है, ये वैसा नहीं है, क्योंकि बहलाने वाला काम नहीं है। अगर कोई इंसान है, आपकी अगर किस्मत में लिखा है कि आपको बहुत आगे जाना है और पैसा कमाना है, या आपको ज्ञानवान बनना है, या आपको सम्मान मिलना है, तो वो तभी होगा जब आप काम करेंगे। जब आप काम नहीं करेंगे तो अगर आप हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो आप रोटी भी नहीं खा सकते, वो थाली में पड़ी हुई रह जाएगी। तो बिना कर्म के तो आप आगे बढ़ नहीं सकते, ये ज्योतिष भी कहता है। तो ज्योतिष को आप नकार नहीं सकते। अगर आप खाली कर्म करते जाएं और किस्मत आपका साथ ना दे, भाग्य आपका साथ ना दे, तो वो कर्म के जरिए आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। आप चाहे कुछ भी कहें कि हमने अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं, अचीव किया है, अगर आपकी पत्री बनाई जाए और देखा जाए तो उसमें ये जरूर दिखेगा कि आपके भाग्य में वो होना था, इस ग्रह ने ये आपको कराया, इस वक्त पे कराया। तो वहां पर आप कोई भी आ जाए तो उसको कोई भी ज्योतिष बता सकता है कि ये कोई मिथ्या नहीं है। ये ज्योतिष एक शिव जी का, ज्योतिष का, ग्रहों का, पुराणों का ये तीसरा नेत्र है, और ये अपने आप में पूरा खोल के रखा जाए तो बहुत कुछ आप लाइफ में पहले से ही जान सकते हैं। और ये एक मार्गदर्शक का भी काम करता है, आपको सही सलाह देता है, बट कर्म आपको करने हैं। ज्योतिष आपको सही सलाह दे सकता है एज ए गाइड, बट कर्म आपने करने हैं। अब इसमें बहुत सी विद्याएं हैं, बहुत सी इसकी अलग विधाएं हैं, जैसे साहित्य की बहुत सी विधाएं होती हैं। इसमें जन्म पत्री बनाई जाती है, इसमें हस्तरेखा होता है, इसमें ऑरा होता है, इसमें न्यूमरोलॉजी होती है, अलग अलग विधाएं हैं। मगर अच्छा जानकार, अच्छा ज्योतिष, आपको किसी भी विधा से आप जाएं, आपको वही बताएगा जो विधाता ने आपके जीवन में आपके लिए रचा हुआ है, लिखा हुआ है, विधि का विधान, उसको कोई बदल नहीं सकता है। सिर्फ आपके कर्म से अगर आप कहेंगे हम ठीक कर लेंगे, वो ठीक नहीं हो पाएगा। वो वक्त आएगा तो ठीक होगा। कर्म आपको करते रहने हैं, जब सही वक्त आएगा, भगवान ने लिखा होगा, तभी आपको वो चीज मिलेगी। तो आप ये मत कहिए कि आपने उसको अचीव किया, नहीं, विधाता ने आपके लिए वो सही वक्त तय किया हुआ था, इसलिए कर्म के द्वारा आप वहां पहुंचे हैं। कर्म करना बहुत जरूरी है। तो ज्योतिष में विश्वास रखने वाले या ना रखने वाले, अगर इस बात को अगर एक डिस्कशन करें तो जवाब यही होगा कि विधाता ने आपके लिए भी वो सब लिखा हुआ है। आप चाहे किसी को पत्री दिखाएं या ना दिखाएं। कुछ लोग दिखाते हैं मगर सामने नहीं आते हैं, बताते नहीं है, कन्फेस नहीं करते हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि हम अंधविश्वासी हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये साइंस है। तो इसमें जो भी आपको कोई, हाँ, आपके पास आपकी जन्म तिथि, आपका टाइम, आपका वो जो डिटेल्स है बर्थ, वो सही हो तो कोई भी अच्छा जानकार, अच्छा ज्योतिष आपको बिल्कुल सही सटीक प्रेडिक्शन देगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात कही आपने। और एक बार पुनः अनीता जी, आपने हृदय जीत लिया। और आपको मैं इस कार्यक्रम में ये बात बार बार कहती रहना चाहती हूँ कि एक ही दिल है, उसको आप कितनी बार जीतेंगी। क्योंकि जितने आपके गुण हैं, उन गुणों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि आप वाकई एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने आप को, या अपने जितनी भी आपके अंदर पावर है, जितनी शक्तियां हैं, जितनी आपकी जानकारी है, उसे आपने किसी एक क्षेत्र में बांध कर नहीं रखा, बल्कि उसे आजाद छोड़ा है। तो इस बात ने तो वाकई बहुत प्रभाव डाला है अनीता जी। और कहना चाहेंगे, माफी मांगती हूँ आपसे, अभी इसमें आपको रोका। ये बताने के बिना मन नहीं मानता कि ऐसे आपसे अभी जुदा हो जाऊं। ये शेयर करना चाहूंगी, अभी हाल ही की बात है। अभी जून में हमें जोधपुर की जो महारानी है हेमलता राजे जी, उनके हाथों विदेशी धरती पर ज्योतिष को ले जाने के लिए और वहां पर इसको करने के लिए, उस वजह से उन्होंने अपने हाथों से हमें सम्मानित किया है। जोधपुर की हेमलता राजे जी ने, ये हमारे लिए सपने जैसा है कि उनके हाथों से सम्मानित होना, उनके साथ स्टेज शेयर करना, उनसे बातचीत करना, उनके द्वारा अपने महल में डिनर पे इनवाइट किया जाना, जो हम जा नहीं सके बिकॉज उसी दिन ही वो जो बिजॉय तूफान शुरू हो गया था, तो वो अभी रखा हुआ है उसमें होल्ड पर। और उसके अलावा उन्होंने जब अपने मंच पर अपना जब उन्होंने वाचन दिया और उन्होंने बोला, उसमें उन्होंने खास जिक्र किया कि एक महिला के द्वारा विदेशी धरती पर ज्योतिष को ले जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके द्वारा 2 शब्द कहे गए जो थे, वो हमारे आज तक की पूरी जितनी भी हमारी अपनी तपस्या थी, बस वो समझ लीजिए कि हमको सम्मान प्राप्त हो गया। और ये किसी सपने से कम नहीं है हमारे लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत, हम सब की ओर से आपको हृदय से बधाई अनीता जी। और वाकई ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि विदेशी भूमि पर एक भारतीय स्त्री ने किस तरह देश का नाम रोशन किया है, देश की प्राचीन विद्याओं को स्थापित किया है, उसके लिए आप कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए।
इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि विदेशों में इस विद्या को, ज्योतिष विद्या को कैसा रुझान मिलता है, कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको जब आप बाहर के लोगों को इस विद्या में पारंगत अपना स्वरूप दिखाती हैं? कैसा अनुभव करते हैं वो लोग और कैसा आपको रिस्पॉन्स देते हैं? जी, विदेश की धरती में देखिए वहाँ पर अमेरिका की अगर बात करूँ तो सभी देशों के मूल के लोग वहाँ रहते हैं और जब नया समाज, नया परिवेश के हिसाब से वहाँ पर समस्याएं थोड़ी मुख्तलिफ हो सकती हैं, पर समस्याएं वहाँ भी हैं। तो ये एक इंसानी फितरत है हम लोगों को, अगर आप देखते आए पुराने ज़माने से भी कि हम अपना भविष्य ज़रूर जानना चाहते हैं जहाँ आपको मौका मिले, चाहे वो किसी भी विधा से हो, चाहे वो टैरो कार्ड हो या साइकोलॉजिकल होता है और या फिर साइकिक विद्या होती है, पत्री होती है, हस्तरेखा, जो भी जिस भी विद्या से ये हम लोग अपने भविष्य को जानना चाहते हैं, ये एक इंसानी फितरत है। तो वहाँ पर भी इस विद्या को आदर सम्मान दिया जाता है, वहाँ भी संस्थाएं बनी हुई हैं, अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी इंस्टीट्यूशंस वहाँ भी हैं। फ़र्क इतना है कि हम लोग यहाँ पे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिष करते हैं, वहाँ पर वेस्टर्न के हिसाब से ज्योतिष करते हैं। वेस्टर्न के हिसाब से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी थोड़ी फ़र्क है, हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो फ़र्क है, बस इतना ज़रूर फ़र्क है। मगर जब एक्यूरेसी की बात आती है, प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी की बात आती है, तो वहाँ के गोरे लोग भी जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो वैदिक सीख रहे हैं वहाँ पर। आप इस बात को हैरान हो जाएंगे सुन के कि हमारे उस वैदिक जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की, उसमें गोरे लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, बाकायदा वहाँ वर्कशॉप्स लगती हैं, वहाँ भी कार्यक्रम किए जाते हैं। उनको ये लगता है कि जो भारतीय विद्या है, प्राचीन विद्या, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, वो ज़्यादा सटीक है कंपेयर टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो की जाती है वो चंद्रमा के बेस पे की जाती है, वहाँ सूर्य के बेस पे, तो उसमें काफ़ी अंतराल आ जाता है। बाकी जो अगर आप देखें तो वहाँ के जितने भी मूल के लोग रहते हैं वो सभी परेशानियों में जूझ रहे हैं, किसी का ग्रीन कार्ड की प्रॉब्लम है, किसी की, क्योंकि वहाँ भी जो समाज है वो काफ़ी स्वच्छंद समाज है, तो वहाँ पे यू आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो आज शादी कर रहे हैं, कल अलग हो रहे हैं, अगर शादी भी कर रहे हैं तो उसके बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्स्ट्रा शादी के अफेयर रखे हुए हैं उन्होंने, इस तरीके से जॉब आ रही हैं, जा रही हैं, उनके प्रोजेक्ट्स खत्म हो रहे हैं, कंपनीज बंद हो रही हैं, तो बहुत सी समस्याएं वहाँ भी हैं मकान को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि उनको पता चले कि वो केस विन कर पाएंगे कि नहीं, तो वो लोग भी हमारे पास वहाँ पर हमारे पास हर एक मुल्क के लोग आते हैं, अफगानी भी आते हैं, इवन पाकिस्तानी भी आते हैं, और अपने देश के लोग तो जितने हैं हम लोग तो मानते ही हैं, और फिलीपींस लोग बहुत आते हैं, चाइनीज़ लोग बहुत आते हैं, तो सभी मुल्क के लोग वहाँ पर आते हैं और अपनी समस्याओं का निदान फिर उनका करने की कोशिश करते हैं। तो समस्याएं वहाँ भी बहुत हैं, जहाँ समस्याएं होंगी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके समस्या का समाधान पाने के लिए। फिर फ़र्क ये रहता है कि यहाँ पर रेमेडीज़ करना बहुत आसान है भारत में, अमेरिका में विदेशी धरती होने की वजह से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी को बोलें कि आप पानी में नारियल बहाइए, ये एक आम रेमेडी है जो सब लोग जानते होंगे। अमेरिका में अगर आप पानी पहली बात तो बहता हुआ पानी नहीं मिलेगा, और फिर उस पर हम नारियल नहीं बहा सकते, इतने कैमरे लगे हुए हैं, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो वहाँ ये तो समस्याएं हैं, तो वहाँ पर जो उनको रेमेडीज बताई जाती हैं वो देश, पात्र, काल, समाज के हिसाब से देखकर वहाँ की रेमेडीज अलग होती हैं, बाकी समस्याएं सेम है। तो जरूरत वहाँ भी है ज्योतिष की, और वो लोग मानते हैं। ये तो बहुत अच्छे आपने उदाहरण भी दिए हैं, और जो कुछ आपने बताया कि विदेशों में भी इतना रुझान ज्योतिष के प्रति है, यानी हमारी संस्कृति के वो तमाम पक्ष जिन पर हम गर्व करते हैं वो केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत भूमि से बाहर हर जगह सराहे जाते हैं। हरीश नवल जी कह रहे हैं ज्योतिष विज्ञान है, बिल्कुल सही बात कही है कि ज्योतिष विज्ञान है, वैज्ञानिक चिंतन है इसमें। आप आध्यात्म के विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ज्योतिष से ही जुड़ा जो अगला पक्ष है वो आध्यात्म है, और आध्यात्मिकता की पहचान जो कर लेता है या आध्यात्मिकता में जो व्यक्ति चला जाता है वो मुझे लगता है कि संसार के सभी बंधनों से मुक्त होकर एक बेहतर जीवन का संकल्प लेता है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कि आध्यात्मिकता को किस तरह हम अपने जीवन में उतारें? अध्यात्म कोई एक धर्म नहीं है, अध्यात्म कोई एक शब्द नहीं है, अध्यात्म विज्ञान नहीं है,
अध्यात्म आत्मा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। वो अपने आप को स्पिरिचुअल अगर आप कहलाते हैं तो उसके लिए आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। और अगर गृहस्थ आश्रम में आप नहीं भी रहना चाहें तो आप छोड़ के भी जा सकते हैं। तो सांसारिक जीवन में जीते हुए भी आप अध्यात्म की ओर जा सकते हैं। और आप अलग से रहकर भी सन्यासी होकर भी आप उस तरफ जा सकते हैं। ये धर्म नहीं है, ये जीने की कला है कि आपको किस तरह से जीना है, अध्यात्म की ओर जाना है, कैसे अपनी जो सोल है इसको प्योरीफाई करके आपको लोगों के साथ चलना है, उनके भले के लिए काम करना है, धर्म के लिए काम करना है, कोई गलत काम नहीं करना है। वो अध्यात्म हमारी नज़र में होता है। वो कोई एक अलग से टेक्निक नहीं है, वो रॉकेट साइंस नहीं है। ये धीरे धीरे आपको अपने अंदर की इंद्रियों को जागृत करके ही अध्यात्म की समझ आती है। और आपको मेडिटेशन करने से अध्यात्म की समझ आती है कि अध्यात्म कहाँ है और हमें किस ओर और किस जरिए जाना है। जी, कुछ संदेश हैं जो मैं तुरंत पढ़ना चाहती हूँ। रमा सिंह जी ने कहा है, इसका उदाहरण स्वयं अनीता कपूर हैं। ये किस संदर्भ में कहा है? शायद अनीता जी आपको पता हो, आप इसको थोड़ा विस्तार देना चाहेंगी? इसका उदाहरण हम खुद हैं, तो ये तो वही बता सकती है कि उन्होंने क्या महसूस किया हमसे मिलकर, कि उनको ऐसा क्यों लगा। जी, मगर ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आपका एक ऑरा होता है। अगर आप किसी से मिलते हैं कभी तो आप ये कहते हैं कि आपसे मिलकर या आपके घर में कदम रखकर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। वो क्या होता है पॉजिटिव वाइब्स? वो ऑरा होता है। वो ऑरा आपके चारों तरफ होता है। इसका मतलब आपकी प्योर सोल है, आप अध्यात्म की राह पे चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल इंसान हैं, तो आपका ऑरा क्लीन है। और जो महसूस करता है उसका भी वैसे ही ऑरा होता है, तो वो महसूस कर पाता है। तो शायद ये सब देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा, हमसे मिली तो थी वो इस बार 2 बार, तो शायद इसलिए उन्होंने कहा होगा। क्योंकि जो आप ईश्वर में लीन होते जाते हैं, जो आप मेडिटेशन करते हैं, जो आप इस तरफ जाते हैं, तो आप अपने आप ही इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो ऑरा आपके आस-पास ऐसे बन जाता है कि आपको देखकर ही सामने वाला नतमस्तक भी हो जाता है कि इसका ऑरा बहुत अच्छा है और उनको आपसे मिलकर अच्छा लगता है। तो ये भी स्पिरिचुअल होना भी उसमें एक ये भी होता है कि आपका ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और उसके लिए बहुत ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत से आपको तपस्या करनी पड़ती है, मेडिटेशन करना पड़ता है, पूजा-पाठ, मंत्रास, बहुत से तरीके हैं कि आपको। मगर अध्यात्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, ये सब जीने की एक कला है और एक सही राह है जिस पर चलकर आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं। औरों को भी आप अपने साथ लेकर उनको भी आप अध्यात्म की राह पर ले जाते हैं। सांसारिक रहकर भी या संसार छोड़कर जाना है तो भी, पर सांसारिक रहकर भी अगर अध्यात्म बने तो उसमें और लोगों का ज़्यादा भला होगा, आप उनको साथ लेके चलेंगे। अगर आप संसार छोड़ के सन्यासी बन के रहेंगे तो आप लोगों को इतना भला नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों के बीच में नहीं होंगे। कितनी सुंदर बात कही है आपने। जिस बात ने मेरा मन छू लिया अभी वो आपकी ये बात थी कि अध्यात्म कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक कला है। और रमा जी ने कहा है ये तभी होता है जब आप आध्यात्म के भीतर प्रवेश कर लेते हैं, और तभी होता है जब आप आध्यात्म के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। और भी हमारे कुछ एक साथी हैं जिन्होंने, हरीश नवल जी ने आपको कमल के फूल भेंट किए हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और स्वयं रमा जी भी कह रही हैं कि ज्योतिष तो विज्ञान है, बहुत खूब। लक्ष्मी सिंह जी ने कहा है, लक्ष्मी सिंह जुड़ गई हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में। रमा जी कहती हैं कि ज्योतिष के लिए गणित का आना बहुत जरूरी है। और रागिनी गर्ग जी कह रही हैं कि वो आपसे बहुत प्रभावित हुई हैं। रमा जी आपको बधाई दे रही हैं राजस्थान की धरती पर सम्मानित होने के लिए, और कह रही हैं कि तपस्या ही पहचान देती है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, ये कहा है विभा मिश्रा तिवारी जी ने। आप सभी, वैदिक ज्ञान की कोई तुलना नहीं, ये कहा है नीता नरेश जी ने। और रागिनी जी कह रही हैं कि बहुत सुंदर वार्ता चल रही है, इतने प्यारे मैसेज आ रहे हैं। मुझे लगता है ये भी प्रारब्ध है कि आज आपसे मुलाकात होने के साथ साथ बातचीत का जरिया जो बना है और जो बातचीत की दिशाएं निकली हैं वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका अविनीता जी, इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान सहयोग है, क्योंकि आपके सवाल ही इतने अच्छे हैं कि इंसान को जवाब देने में इतनी सहूलियत और इतनी आसानी से जवाब निकलते चल रहा है। तो ये सारा क्रेडिट आपको जाता है। आपका संचालन, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। और आप कंफर्टेबल होकर जवाब दे रही हैं, ये मेरे लिए बड़े भाग्य की बात है। तो
एक बात मुझे आपसे कहनी, मैं ये कहना चाह रही थी कि इससे पहले की बातचीत के सिलसिले में कहीं मैं ये ना भूल जाऊं कि कवयित्री होने के नाते मुझे आपकी कविता अवश्य सुननी है। और क्योंकि आप कविता सुनाएंगी तो एक तो इस कार्यक्रम की शोभा और बढ़ जाएगी, और साथ ही हमें आपके मन के जो कोमल और संवेदनशील तंतु हैं उनसे भी हम थोड़ी सी पहचान कर पाएंगे। तो एक आपकी कविता सुनते हैं, और दूसरी बात मैं जानना चाहती हूँ, एक प्रश्न भी है मेरे मन में, वो ये है, वो आपकी कविता की बात करेंगे, लेकिन कि आजकल टैरो कार्ड रीडिंग भी काफी चल रही है, और उसके बारे में भी हम इस कार्यक्रम में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। आप शायद उस ओर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल पाए, लेकिन उससे पहले एक कविता आपकी। जी, बहुत शुक्रिया। कविताएं तो बहुत है, किस मिजाज की कविता पढ़ूं। जैसे अभी बातचीत हो रही थी कि महिलाएं और सब लोग जीवन में कितना आगे बढ़ते हैं, कितना कुछ करते हैं, और कितना कुछ खोकर वो क्या पाते हैं और राहें उनकी बन जाती हैं आगे बढ़ने के लिए। उस पर लिखूंगी, एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहूंगी। कुछ कदम। तुम जीवन के अर्थ को कहीं भी ढूंढकर सार्थक करने का यत्न करो तो सही। तुम जीवन के अर्थ को कहीं भी ढूंढकर सार्थक करने का यत्न करो तो सही। जीवन मृत्यु के फासलों को खींचकर लंबा करने का प्रयत्न करो तो सही। जीवन मृत्यु के फासलों को खींचकर लंबा करने का प्रयत्न करो तो सही। अपने सायों को अलग करके कुछ कदम अकेले चलो तो सही। उम्र के हर एक टुकड़े को ख्वाबों सी सैरगाहों में, ख्वाबों की सैरगाह बनाओ तो सही। उम्र के हर एक टुकड़े को ख्वाबों की सैरगाह बनाओ तो सही। ऊपर वाला अगर आपको पनाह दे दे, ऊपर वाले की अगर पनाह मिल जाए, तो जिंदगी के ताजमहल बनाओ तो सही। जिंदगी के ताजमहल बनाओ तो सही। क्या बात है, जी, बढ़िया। तो कदम चलते रहिए, ऊपर वाला आपको पनाह देता रहे, उसकी पनाह में आप चले जाएं, तो जिंदगी ताजमहल बन जाएगी और सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप लेना चाहते हैं। सुंदर, बहुत सुंदर भाव है आपकी कविता के। और ये तो एक मूड की कविता हो गई, और क्योंकि हमारा लालच भी उसी भांति विस्तृत होता चला जा रहा है जैसा विशाल आपका ज्ञान है, तो आपने अलग अलग मूड्स की बात कही थी, तो एक और मूड की, किसी अन्य मूड की कविता भी हमें सुनाइए। एक छोटी सी क्षणिक आपको और सुनाती हूँ, फिर बताएंगे, इसका नाम है फिर बताएंगे। क्योंकि जिंदगी में हर एक इंसान बिना गति अविरोधक को पार करते हुए, स्पीड ब्रेकर्स को पार करते हुए आगे नहीं बढ़ता। हर एक की जिंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं, उनको पार करके ही आगे बढ़ना होता है। और कहीं उनको दुख मिलता है, कहीं उनको खुशी मिलती है, कभी रिश्तों से, कभी लोगों से। जैसे जिंदगी एक रेलगाड़ी है, और हमारी जिंदगी एक रेलगाड़ी है, और उसमें डब्बे हैं अलग अलग, और उसमें लोग यात्री चढ़ते हैं और उतर जाते हैं। आपकी जिंदगी तो रेलगाड़ी चल रही है, वो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ दुख दे रहे हैं, कुछ परेशानी दे रहे हैं, कुछ खुशी दे रहे हैं, कुछ सपोर्ट दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये जो छोटी सी शरीका आपको सुनाती हूँ, इसमें है कि चलो फिर बताएंगे। चलो फिर बताएंगे जमाने ने कितने किए सितम। चलो फिर बताएंगे जमाने ने किए कितने सितम, और हमने कितने सहे। चलो फिर बताएंगे, चलो फिर बताएंगे लोगों ने कितनी बार दिल तोड़ा। लोगों ने कितनी बार दिल तोड़ा, और हमने कितनी बार सिए घाव, और हमने कितनी बार सिए घाव। चलो फिर बताएंगे, चलो फिर बताएंगे कितने रिश्ते बेमानी हुए, और कितने हमने जी लिए। कितने रिश्ते बेमानी हुए और कितने हमने जी लिए। चलो फिर बताएंगे जब मिलेंगे हम सांसों की सरहद के पार। फिर बताएंगे। वाह, वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। जब मिलेंगे हम सांसों की सरहद के पार, फिर बताएंगे। क्या बात है। ये जो आपका कवयित्री हृदय है, अत्यंत भावों और संवेदनों से भरा हुआ, अत्यंत सुंदर। एक कविता छोटी सी, अगर आप इजाजत दें, वक्त इजाजत देते, छोटी सी कविता आपको और नारी के ऊपर सुनाना चाहूंगी। कि आज नारी कितनी शक्तिवान है, और सारे काम को खुद निर्णय लेती है और जीवन पे आगे बढ़ती है। तो वो कहती है कि मुझे अगर अपनी रुलाई खुद ही रोनी है, मुझे अपनी रुलाई खुद ही रोनी है,
और अपनी हंसी भी खुद ही हंसनी है, वेदना भी स्वयं ही सहनी है, पीड़ा की गाथा खुद से ही कहनी है, और जीवन को भी बचाना है, तो तुम्हारी ढाल क्यों? वो पूछती है कि तुम्हारी ढाल क्यों, अगर सब कुछ मुझे ही करना है। फिर वो कहती है, मैं भी तोड़ सकती हूँ शिव का धनुष, मैं भी तोड़ सकती हूँ शिव का धनुष, और बना सकती हूँ पत्थरों का पुल राम की तरह, और बना सकती हूँ पत्थरों का पुल राम की तरह। लंका दहन भी करूंगी, लंका दहन भी करूंगी, मगर उन परछाइयों के जो गलती से शायद साथ आ गई, तेरे मेरे रिश्तों की और मेरी यादों की और जिंदगी की कड़वाइयों की। मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, तो तेरी ढाल तो मुझे चाहिए, मैं सब क्या कुछ बात खुद। समर्थ है स्त्री, सबल है स्त्री, और जी सबसे बढ़कर योग्य है स्त्री। ये आपकी कविता से इतनी बात झलक कर आई है कि ये भाव सबके हृदय में मुझे लगता है भर गया है। बहुत सुंदर कविता। और मैं पुनः यही बात कहूंगी अनीता जी कि इतनी संवेदनशील कविताएं एक संवेदनशील हृदय ही रच सकता है। तो साधुवाद है आपको, एक अच्छी कवयित्री होने के लिए भी, एक बेहतरीन इंसान होने के लिए भी, और सबसे बढ़कर इतनी योग्यता रखते हुए भी इतने विनम्र होने के लिए भी। तो बहुत हृदय से आपका मैं आभार व्यक्त करती हूँ इतनी शक्ति अपने भीतर समाहित करने के लिए। अच्छा, हम अब हालांकि लालच तो बहुत है मन में कि ढेर सारी कविताएं सुने, मगर समय की सीमा है हमारे पास। तो मैं एक प्रश्न आपसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि आजकल अगर हम जहाँ कहीं भी देखते हैं वो टैरो कार्ड रीडर हमें दिखाई देते हैं, तो जी वो क्या है और उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है? देखिए, टैरो कार्ड की ज़्यादा कब बात करती हैं, टैरो कार्ड में जाने से पहले आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैरो कार्ड विद्या भी इतनी आसान नहीं है। मगर हमने अभी देखा है आजकल, अभी हमें आप इसको अदरवाइज ना ले अगर, तो कहना चाहूँगी अपने तजुर्बे से जो देखा है कि जगह-जगह टैरो कार्ड, जैसे भी आपने कहा, बहुत होने लगे हैं। उनमें जो जगह-जगह होने लगे हैं और बिना इसको बाकायदा जाने और बिना ज्योतिष ज्ञान को जाने, बिना न्यूमरोलॉजी को जाने, खाली टैरो की वो विद्या को बहुत अच्छे से आपको वो उसका रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें एक तो ऊपर वाले की भी आपको चाहिए रजा कि वो आपके साथ है, ईश्वर, और दूसरा इसमें आपके अंदर भी वो एक प्रेडिक्शन देने के लिए एक जो इंट्यूशन होती है वो भी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप इंट्यूटिव हैं तो किसी भी विधा में आप बहुत अच्छी इंट्यूशन दे सकते हैं, पर टैरो कार्ड में वो इंट्यूशन जो होती है वो क्षणिक होती है, और सामने वाले का ऑरा भी उसमें काउंट होता है। अगर सामने वाला आपके पास बैठा हुआ है उसका ऑरा भी आप देखेंगे, आप टैरो कार्ड के पत्ते निकालेंगे, उसके ऊपर आपने जो पढ़ाई की उस हिसाब से प्रेडिक्शन करके उसको जोड़ते चले जाएंगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो उतना परसेंट नहीं आएगा, परसेंट के ऊपर नहीं हम जाएंगे, पर उतना मजेदार रिजल्ट नहीं आएगा अगर आपको ज्योतिष ज्ञान की विद्या नहीं है। ज्योतिष ज्ञान का इसके साथ बहुत आना जरूरी है, तभी आप ग्रहों के साथ जोड़ते हुए, अगर आप 2-3 विद्याओं को एक साथ जोड़कर प्रेडिक्शन करेंगे तो उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी प्रेडिक्शन ज्यादा अच्छी आएगी कंपेयर टू सिर्फ एक ज्ञान को लिया, पढ़ लिया और खत्म कर दिया। ये फैशन नहीं है, आजकल ये थोड़ा फैशन बन गया है यहाँ पर, बट ये फैशन वाली बात नहीं है। ये अपने आप में भी बहुत गहरी एक विद्या है जिसे बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। जी, बहुत सुंदर बात कही आपने। और अब चलते चलते, क्योंकि समय का तकाजा है कि हम कार्यक्रम को भी विश्राम दें, रोकना नहीं कहूंगी, विराम नहीं कहूंगी, विश्राम कहूंगी, क्योंकि थोड़ी देर रुके, आपसे तो अनगिनत बातें करनी है, बहुत सारा ज्ञान हासिल करना है, लेकिन फिलहाल एक कोई संदेश जो आप हमारे सभी दर्शकों को देना चाहती हैं अपने ज्ञान, अपनी विद्या, अपनी प्रबुद्धता के माध्यम से, तो वो एक संदेश क्या होगा? देखिए, अभी जो यहाँ पर जुड़े हुए लोग हैं, जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, सभी बहुत ही विद्वान हैं। उन्हें हम क्या संदेश दें, हम इस लायक नहीं कि हम उन्हें कोई संदेश दे पाएं। फिर भी बस यही कहना चाहूँगी अपने तजुर्बे से कि ज़िंदगी चलते रहने का नाम है, चलते रहिए, और इसमें जितनी भी आपको अड़चनें आती हैं उसे पार करते रहिए, हिम्मत ना खोइए। आसमान बहुत दूर है, मगर इतना भी दूर नहीं है कि आप उन्हें छू कर अपनी जो योजनाएं हैं उन्हें आप
पा ना सकें जिंदगी में, जो भी आपके जो लक्ष्य हैं वो आप पा सकते हैं, अपने अंदर अपनी हिम्मत रखिए। हाँ, मगर इसमें अगर ईश्वर का भी अगर हो जाए कृपा, उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, अपने रोजमर्रा की दिनचर्या को बहुत अच्छे से जिए, डिसिप्लिन लाइफ जिए, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं पा सकते हैं। पाने में वक्त लग सकता है, क्योंकि हम ग्रह अपना काम करेंगे वो वक्त से ही मिलेगा, मगर अपनी कोशिशें आप जारी रखें, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही और आपने एकदम हृदय स्पर्शी बात कही है। जो आपने चलने की बात की थी, रमा सिंह जी ने कहा है संघर्षशील व्यक्ति ही आगे बढ़ता है। आपकी कविताओं की प्रशंसा की है। नीता नरेश जी ने कहा है बहुत सुंदर कविता है। रागिनी गर्ग जी ने कहा है हम फिर से सुनने आएंगे जब भी आप बताएंगे। विभा मिश्रा तिवारी जी ने कहा है बहुत ही सुंदर, सांसों की सरहद पार, बहुत ही अच्छी कविता है। और रमा सिंह जी कह रही हैं जय नारी शक्ति। इतने सुंदर संदेशों के साथ त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपको नमस्कार कर रहे हैं। इतने सुंदर संदेशों के साथ, इतनी प्यारी बातों के साथ, हालांकि बिल्कुल मन नहीं है कि आज के कार्यक्रम को विराम दिया जाए, तो इसीलिए मैंने ये कहा है साथियों कि हम विश्राम दे रहे हैं इस कार्यक्रम को। पुनः मिलेंगे, अनीता जी से हमारी मुलाकात होती रहेगी। उन्हें हमने आमंत्रित भी किया है अपने इसी पटल के कार्यक्रम गुलाब खंडेलवाल स्मृति साहित्योत्सव का हिस्सा बनने के लिए, जिसके लिए अनीता जी ने बहुत ही प्रेम के साथ स्वीकृति भी दे दी है। तो बहुत जल्दी हम वो कार्यक्रम भी बनाते हैं। तो मैं पुनः एक बार सभी को कहना चाहती हूँ कि चर्चित चेहरे कार्यक्रम में हर मंगलवार को हमारी मुलाकात होती है एक मशहूर शख्सियत से, जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी लगन से, अपनी हौसलों से वो सरहद प्राप्त की है, वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में केवल कल्पना ही करते हैं। तो ऐसी ही शख्सियतों से मिलते रहिए हर मंगलवार को कार्यक्रम चर्चित चेहरे विनीता कामवीरी के साथ में। फिलहाल ये कार्यक्रम आज यहीं तक, आज की मुलाकात यहीं तक। पुनः अनीता कपूर जी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार हृदय से, शुक्रिया। शुभ रात्रि साथियों।